पिछले क्लास में अपन ने देखा था कि अगर दो से ज़्यादा आवेश कहीं पर स्थित हो तो जो तीसरा आवेश है उस तीसरे आवेश के कारण किसी आवेश पर लगने वाला बल दो आवेशों के मध्य जो बल लगता है उसको प्रभावित नहीं करता है। इस प्रकार से अगर ज़्यादा आवेश हो, जैसे दो से ज़्यादा आवेश हो, 3, 4, 5 ऐसे n आवेश हों, उनके कारण यदि किसी एक आवेश पर बल लग रहा है तो परिणामी बल ज्ञात करने के लिए प्रत्येक आवेश के कारण लगने वाले बल जो है उसका सदिश योग कर दिया जाता है। अब आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि आवेश का संतुलन। जैसे कोई दो आवेश हैं, वो मान लो r दूरी पर स्थित हैं। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि तीसरे आवेश को कहाँ पर रखें कि ये जो रखा गया तीसरा आवेश ये संतुलन अवस्था में रहे। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आज 5-6 जैसे वीडियो हो गए, एक भी स्टूडेंट ने ये शिकायत नहीं की है कि मेरे कहाँ पे प्रॉब्लम है, कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आता है। आपको साफ साफ बोला गया है कि जिस भी बच्चे की प्रॉब्लम हो वो या तो टॉपिक के नाम से बता सकता है कि इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, या फिर जैसे मान लो वीडियो अपन चालू करते हैं तो उसमें जैसे देखते देखते पता लगा कि 20 मिनट और 50 सेकंड पर जो टॉपिक चल रहा है उसमें प्रॉब्लम है, तो या तो टाइम लिख के भेज दें कि 20 मिनट और 50 सेकंड पर जो टॉपिक चल रहा है उसमें प्रॉब्लम है, या टॉपिक का नाम लिखकर भेज दें कि इस टॉपिक में प्रॉब्लम है। ऐसा संभव नहीं होता है कि 50 स्टूडेंट हैं क्लास में और 50 में से एक भी स्टूडेंट के प्रॉब्लम नहीं हो। ये एक इस प्रकार से बात हो जाती है जैसे आदर्श बात, और कोई भी आदर्श चीज़ संभव नहीं होती है, ये ध्यान रखें। तो आपको जो भी समस्या है वो बतानी चाहिए, क्योंकि हो सकता है ये जो टॉपिक चल रहे हैं उनको दोबारा कभी पढ़ाने का मौका ही ना मिले। तो इसलिए जो भी टॉपिक पढ़ाया जाता है, जो भी प्रॉब्लम होती है, साथ के साथ उसको कवर करते चलें तो बेहतर रहेगा। अब अपन देखेंगे आवेश का संतुलन। जैसे एक आवेश है Q1, दूसरा आवेश है Q2। अब बोला यह जाता है कि इस तीसरे आवेश को, ये दो आवेश हैं जो r दूरी पर स्थित है, अब इस तीसरे आवेश को कहाँ पर रखें कि ये रखे जाने वाला आवेश संतुलन अवस्था में रहे। तो कोई भी आवेश संतुलन अवस्था में तब रहता है जब उस पर परिणामी बल शून्य होता है, अर्थात उस पर चारों तरफ से जो भी बल लग रहे हैं उनका परिणामी मान शून्य होना चाहिए, तभी वो संतुलन अवस्था में रहेगा। तो मान लो कि ये जो तीसरा आवेश है, कोई कहे कि इस Q आवेश से Q1 आवेश से यहाँ पे रख दें Q आवेश को, कोई कहे यहाँ रख दें, यहाँ रख दें, या फिर इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा है उस पर आवेशों से बाहर की ओर रखें। तो मान लो कि ये जो तीसरा आवेश है उसको मैं Q1 आवेश से x दूरी पर रख रहा हूँ। Q1 और Q2 आवेश के मध्य में कहीं रख रहे हैं अपन स्मॉल q आवेश को, और स्मॉल q आवेश की शर्त यह है कि वो संतुलन अवस्था में रहना चाहिए, अर्थात उस पर लगने वाले परिणामी बल शून्य होने चाहिए। तो मान लेते हैं कि Q1 आवेश से x दूरी पर रखा है Q आवेश को, और दोनों आवेशों के कहीं मध्य में है, ये बाहर नहीं है दोनों आवेशों से। तो ठीक ये ऐसे होगा, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है r और Q1 से इसको रखा x दूरी पर, तो इधर इस स्मॉल q आवेश की Q2 आवेश से दूरी कितनी हो गई। तो ये ठीक वैसे ही है जैसे मान लो आपको किसी ने 100 रुपये दिए और फिर उसने बोला कि ये 30 रुपये का सामान खरीदा, तो जो बाकी बच गए रुपए वो कितने हैं, 100 माइनस 30। तो ठीक उसी प्रकार से अगर पूरी r दूरी है जिसमें से Q1 आवेश से x दूरी निकाल ली, तो जो बाकी बच गई वो दूरी कितनी है, r माइनस x, ये दूरी है।
अब ये जो आवेश रखा गया है, ये आवेश Q और ये Q1, ये दोनों सजातीय आवेश हैं। तो Q1 आवेश इस Q पर बल लगाएगा इस डायरेक्शन में, ये इसको रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। और Q आवेश पर Q1 आवेश के कारण बल कितना लगेगा, K Q1 स्मॉल q बट्टा x स्क्वायर, क्योंकि इनके बीच की दूरी है x। Q2 आवेश स्मॉल q आवेश पर जो बल लगाएगा वो भी प्रतिकर्षण बल होगा, क्योंकि दोनों सजातीय आवेश हैं। यह भी इसको प्रतिकर्षित करेगा। तो Q2 आवेश के कारण जो बल लगेगा वो इस विपरीत दिशा में लगेगा कितना, K Q2 स्मॉल q बट्टा r माइनस एक्स का स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी है r माइनस एक्स। अब इस पर दो बल विपरीत दिशा में लग रहे हैं। यदि दोनों बल बराबर हों तो इनका परिणामी मान शून्य आ जाएगा। अगर परिणामी मान शून्य है तो संतुलन अवस्था में है। आपको पहले ही बोल रहा है कि वो संतुलन में रहना चाहिए, अर्थात ये दोनों जो विपरीत दिशा में बल लग रहे हैं ये बराबर होना चाहिए, ये शर्त है इसकी। तो इस पर जो बल लग रहे हैं K Q1 Q बटा एक्स स्क्वायर, ये बराबर होना चाहिए K Q2 स्मॉल q बटा r माइनस एक्स स्क्वायर के। ये संतुलन की शर्त है। अब अपने को x ज्ञात करना है कि Q1 आवेश से कितनी दूरी पर रखा गया है स्मॉल q आवेश को, तब वो संतुलन में है। तो इसको सोल्व करके अपन x का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे k से k कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल q से स्मॉल q, तो इधर Q1 बच गया, इधर Q2। मैं Q2 को इधर वर्जर गुणा करके इधर लेके आऊँगा, एक्स स्क्वायर को ऊपर लेके जाऊँगा। तो Q1 बटा Q2 बराबर एक्स स्क्वायर बटा r माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको आप पलट दो, जैसे z बटा एक्स बराबर y बटा एक्स हो, तो अपन पलट के x बटा z बराबर x बटा y कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से तो मैंने इसको किया है Q1 बटा Q2 को उल्टेंगे तो Q2 बटा Q1 बराबर r माइनस एक्स बटा एक्स, इसका स्क्वायर। अब एक तरफ अगर मान लो किसी समीकरण में दाएं पक्ष को 2 से गुणा करते हैं तो बाएं पक्ष को भी 2 से गुणा करना पड़ता है। किसी समीकरण का दाएं पक्ष का वर्गमूल लेते हैं तो बाएं पक्ष का भी वर्गमूल लेना पड़ता है। दाएं पक्ष का वर्ग करते हैं तो बाएं पक्ष का भी वर्ग करना पड़ता है। तो मैं कह रहा हूँ कि इसका मैं वर्गमूल ले रहा हूँ, तो इसका वर्गमूल लेंगे तो स्क्वायर हट जाएंगे, पर इसका भी वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो इस हिसाब से Q2 बटा Q1 का अंडर रूट आ जाएगा और इधर r माइनस एक्स बटा एक्स आ जाएगा। अब x ज्ञात कर रहे हैं, जो ज्ञात कर रहे हैं उसको इस तरफ लेके आ जाते हैं। तो r माइनस एक्स बटा एक्स बराबर Q2 बटा Q1 का वर्गमूल। अब r बटा एक्स, इस पद को लिख सकते हैं r बटा एक्स माइनस एक्स बटा एक्स बराबर अंडर रूट Q2 बटा Q1। अब x बटा एक्स का मान 1 हो जाएगा, तो r बटा एक्स माइनस 1 बराबर अंडर रूट Q2 बटा Q1। ये एक पद है। अब इसको इस तरफ लेकर जाएंगे तो ये -1 इधर +1 हो जाएगा। तो r बटा एक्स बराबर अंडर रूट Q2 बटा Q1 +1। x ज्ञात करना है तो इसको एक पद मानो, तो ऐसे वजर गुणा करेंगे तो आगे सोल्व करेंगे तो x बराबर आएगा r बटा अंडर रूट Q2 बटा Q1 +1। ये अपना मान आया है। जो अपन ने Q1 आवेश से दूरी ली थी वो है x, और r क्या है, दोनों आवेश Q1 और Q2 आवेश के मध्य की दूरी।
अब अगर मान लो Q1 और Q2 विजातीय आवेश हो, यहाँ पे तो ये दोनों सजातीय आवेश हैं Q1 और Q2। अगर Q1 और Q2 विजातीय आवेश हो तो फिर इसी को सोल्व करेंगे तो किस प्रकार से फॉर्मूला आता है, इन दोनों को मैं एक साथ लिखा रहा हूँ। तो जब भी दो आवेशों के बीच में या कहीं पर किसी तीसरे आवेश को रखना हो और तीसरा आवेश संतुलन अवस्था में रहे और वो जिस आवेश से दूरी पूछे उससे दूरी ज्ञात करनी हो कि कहाँ रखें, तो उसके लिए एक फॉर्मूला काम में लेंगे अपन कि x बराबर r बटा अंडर रूट Q2 अपॉन Q1 प्लस माइनस 1, ये फॉर्मूला काम में लेंगे। यहाँ प्लस तब लगाना है जब ये Q1 और Q2 दोनों सजातीय आवेश हों। रखे जाने वाले आवेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो भले ही नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, क्योंकि जब अपन बल की डायरेक्शन देखेंगे तो वो नेगेटिव होगा तो भी विपरीत दिशा में आएगा और पॉजिटिव होगा तो भी विपरीत दिशा में बल की डायरेक्शन आएगी। तो इस प्लस का उपयोग तो तब करना है जब Q1 और Q2 दोनों सजातीय आवेश हों, और माइनस का उपयोग तब करना है जब Q2 और Q1 दोनों विजातीय प्रकृति के आवेश हों। यहाँ जो नीचे मान रखा गया है वो उस आवेश का मान है जिससे आपको दूरी पूछी गई है। जैसे मान लो कहते हैं कि 4 और 9 कूलाम आवेश हैं, उनके बीच में 2 कूलाम आवेश को कहाँ पर रखें कि 2 कूलाम आवेश संतुलन अवस्था में रहे। अब यहाँ पर पूछ ले कि 4 कूलाम आवेश से कितनी दूरी पर रखें, तो जिस आवेश से दूरी पूछी गई है वो नीचे Q1 आवेश होगा। ये R है दोनों आवेशों के मध्य की दूरी। तो इस फॉर्मूले के लिए लिखेंगे R दोनों आवेशों के मध्य की दूरी, यहाँ लिखो प्लस सजातीय आवेशों के लिए माइनस विजातीय आवेशों के लिए, और स्टार करके Q1 के लिए लिखो जिस आवेश से दूरी पूछी गई है वह आवेश। और इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे भले ही विजातीय आवेश हो या सजातीय आवेश हो। दूसरी चीज़ इसमें ध्यान रखने योग्य क्या बात है कि जब ये दोनों सजातीय आवेश हैं Q1 और Q2, तब ये जो तीसरा आवेश है ये इन दोनों आवेशों के मध्य में ही कहीं रखा जाएगा। ऐसे नहीं है कि दोनों सजातीय आवेश हैं और तीसरे आवेश को आप यहाँ रख दो तो संतुलन में रहेगा, नहीं। सजातीय अगर आवेश हैं दोनों Q1 Q2, तब तीसरा रखे जाने वाला आवेश इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के ऊपर रखा जाएगा और दोनों आवेशों के मध्य में कहीं रखा जाएगा, जिसका मान अपन x ज्ञात करेंगे। पर अगर ये विजातीय आवेश होंगे तो विजातीय आवेश होने पर ये कंडीशन चेंज हो जाएगी। तो जैसे सजातीय आवेश हैं Q1 Q2, अब तीसरे आवेश को रखना है तो इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली इस रेखा पर दोनों आवेशों के मध्य में यहाँ कहीं पर भी यहीं रखा जाएगा। तो सजातीय आवेशों के लिए लिखो सजातीय आवेशों के लिए तीसरे रखे जाने वाले आवेश को दोनों आवेशों के मध्य में कहीं रखा जाता है, ये उसकी पोजीशन होती है। फिर ज्ञात कर लेते हैं कि Q1 से कितनी दूरी पर रखा और Q2 से कितनी दूरी पर रखा। विजातीय आवेशों को अगर Q1 और ये है माइनस Q2 तो दोनों विजातीय आवेश हो गए। इस स्थिति में जो रखे जाने वाला आवेश है उसको कहाँ रखें, तो ध्यान रखना कि रखे जाने वाले आवेश को इन दोनों आवेशों के मध्य में यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं रखेंगे, दोनों आवेशों से बाहर रखेंगे। हो सकता है माइनस Q2 से बाहर रखें या Q1 से बाहर रखेंगे इस मिलाने वाली रेखा पर ही, पर बाहर की ओर रखेंगे। अब बात आती है कि Q2 आवेश की तरफ रखें या Q1 आवेश की तरफ रखें, तो उस आवेश की ओर रखना है जिसका मान कम होता है। जैसे मान लो आपको कह दे कि 4 कूलाम आवेश और माइनस 16 कूलाम आवेश है और 2 कूलाम आवेश को कहाँ रखें कि वो संतुलन में रहे। तो यहाँ परिमाण है 4 और यहाँ इसका मान है 16। ये माइनस और पॉजिटिव ये है प्रकृति, मैं परिमाण की बात कर रहा हूँ जिसका मान कम होगा उस आवेश की ओर। तो इस 2 कूलाम आवेश को इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर रखेंगे
दोनों आवेशों से बाहर रखेंगे और जिसका परिमाण कम होगा उस तरफ रखेंगे, मतलब इस 2 कूलाम को आवेश को यहाँ कहीं रखेंगे। जैसे 4 कूलाम से दूरी पूछे तब इसको x ले लेंगे, तो इससे इसकी दूरी कितनी आ जाएगी, इससे इसकी दूरी आ जाएगी r + x, क्योंकि ये r दोनों के बीच की दूरी है। तो इस प्रकार से रखा जाएगा। तो विजातीय आवेशों के लिए लिखो, विजातीय आवेशों के लिए रखे जाने वाले आवेश को दोनों आवेशों से बाहर, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कम परिमाण वाले आवेश के पास रखा जाता है। अब अपन बात करेंगे एक नई भौतिक राशि की, जिसको विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। अपन ने पहले पढ़ा था आवेश, फिर उसके गुणधर्म पढ़े, आवेशन की विधियां पढ़ी, कूलाम बल पढ़ा। अगर बहुत अधिक आवेश हो 3, 4, 5 तो उनके कारण किसी आवेश पर लगने वाला जो बल है उसको अपन ने अध्यारोपण के सिद्धांत में पढ़ा, फिर कुछ न्यूमेरिकल किए। और अब एक नई भौतिक राशि है विद्युत क्षेत्र। एक क्षेत्र है, जैसे गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, ऐसे। तो एक फील्ड की बात करेंगे, इसको समझना है। तो बात आती है कि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कौन करता है, ये क्षेत्र कौन बनाता है। जैसे द्रव्यमान होता है वो अपने चारों ओर क्षेत्र बनाता है, जिसको अपन गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र कहते हैं। पृथ्वी को द्रव्यमान मान लेते हैं तो पृथ्वी के चारों ओर का जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है उसको गुरुत्वीय क्षेत्र बोल दिया जाता है। तो यहाँ पढ़ने वाली बात है कि ये जो विद्युत क्षेत्र की चर्चा करें तो ये विद्युत क्षेत्र बनाएगा कौन, ये विद्युत क्षेत्र कितने प्रकार का होगा। तो पहले अपन ने पढ़ा था आवेश। तो अगर किसी वस्तु या पदार्थ में आवेश का गुण है तो वो अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र भी बनाता है, चुंबकीय क्षेत्र भी बनाता है। परंतु यदि मान लो कोई आवेश है Q, ये है स्थिर अवस्था में, तो स्थिर अवस्था में उपस्थित जो आवेश होता है वह केवल विद्युत क्षेत्र ही बनाता है। अगर ये आवेश गतिशील अवस्था में है परंतु इसकी गति बिना त्वरण के है, गति के दौरान एक्सीलरेशन नहीं है, अर्थात नियत चाल वाली गति है, तो नियत चाल से अगर ये आवेश चल रहा है तो फिर ये विद्युत क्षेत्र भी बनाता है और चुंबकीय क्षेत्र भी बनाता है, दोनों क्षेत्र का निर्माण करता है। जैसे अगर कोई प्रोटॉन केवल स्थिर अवस्था में है तब वो अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र बनाएगा, और यदि वही प्रोटॉन गतिशील अवस्था में होगा परंतु नियत चाल से चलेगा, जैसे पहले सेकंड 2 मीटर, दूसरे सेकंड 2 मीटर, तीसरे सेकंड 2 मीटर, ऐसे, तो फिर वो विद्युत क्षेत्र भी बनाएगा और अपने चारों ओर साथ के साथ चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण भी करने लग जाएगा। और यदि यही आवेश त्वरित गति करेगा, अर्थात दोलन करेगा, SHM करेगा या कंपन करेगा, तो कंपन गति, दोलन गति, ये सभी त्वरित गतियाँ होती हैं। तो अगर ये त्वरित आवेश है, इसकी गति त्वरित है, तो फिर ये विद्युत क्षेत्र भी बनाएगा, चुंबकीय क्षेत्र भी बनाएगा और साथ ही साथ ही विद्युत चुंबकीय तरंग का निर्माण भी करेगा। ये तरंग जैसे प्रकाश की तरंग, प्रकाश होता है, एक्सरे होती हैं, गामा तरंग होती हैं, रेडियो वेव होती है, माइक्रोवेव होती हैं, ऐसे जो तरंगे हैं उनको विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं, अर्थात ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के घटक से बनी हुई होती है। तो इन तरंगों का निर्माण भी साथ में करने लग जाएगा। यहाँ पर ये गतिशील आवेश, त्वरित आवेश और स्थिर आवेश तीनों ही विद्युत क्षेत्र का निर्माण कर रहे हैं, परंतु ये जो विद्युत क्षेत्र है गतिशील आवेश और त्वरित आवेश के कारण ये विद्युत क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र नहीं है, जबकि
स्थिर आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र है। संरक्षित क्षेत्र से क्या अभिप्राय है? संरक्षित क्षेत्र से नॉर्मल देखें तो संरक्षित क्षेत्र का अर्थ है कि यहाँ इस क्षेत्र के कारण एक बल उत्पन्न होगा और वो बल इस आवेश को अगर एक पूरे चक्कर में घुमाए तो किया गया कार्य शून्य प्राप्त होगा। ये जो दोनों विद्युत क्षेत्र हैं गतिशील और त्वरित आवेश के कारण ये संरक्षित क्षेत्र नहीं होंगे और ये विद्युत क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र होगा। ये ध्यान देने योग्य बात है। तो जब संरक्षित क्षेत्र आ जाएगा और संरक्षी में भी अगर समरूप क्षेत्र आ जाएगा जिसकी दिशा और मान हर जगह समान रहेगी तो उसमें फिर न्यूटन की गति के समीकरण लागू हो जाएंगे, मैकेनिक्स आ जाएगी। तो अब अपन यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं स्थिर वैद्युतिकी में, स्थिर वैद्युतिकी में केवल स्थिर आवेशों के प्रभावों का ही अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ जो विद्युत क्षेत्र अपन पढ़ रहे हैं वो एक संरक्षित क्षेत्र पढ़ रहे हैं और वो स्थिर आवेश के कारण उत्पन्न होने वाला क्षेत्र पढ़ रहे हैं। तो ये है एक आवेश और ये स्थिर अवस्था में है। तो इस आवेश के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र होगा जिसमें आप किसी दूसरे आवेश को लेकर आओगे तो वो आवेश बल का अनुभव करेगा, अर्थात उस पर बल लगेगा। तो फिर इस आवेश के चारों ओर का ये क्षेत्र जिसमें अन्य किसी आवेश को लाने पर वो बल का अनुभव करता है, तो ये क्षेत्र इस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। अगर क्षेत्र की सिंपल परिभाषा देखें जो किसी भी क्षेत्र के लिए लागू हो, जनरल परिभाषा, तो मान लो कोई भौतिक राशि है x है। इस भौतिक राशि के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें समान प्रकार की राशि को लाने पर लाई जाने वाली राशि बल का अनुभव करती है, तो इस x के चारों ओर के क्षेत्र को इस x का क्षेत्र कहते हैं। जैसे किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह बल का अनुभव करता है, तो इस आवेश के चारों ओर का ये क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे मान लो कोई चुंबकीय ध्रुव है, तो चुंबकीय ध्रुव के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य चुंबकीय ध्रुव को लाने पर वह बल का अनुभव करता है, तो इस चुंबकीय ध्रुव के चारों ओर का ये क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। जैसे किसी द्रव्यमान के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य द्रव्यमान को लाने पर अन्य द्रव्यमान बल का अनुभव करता है, तो इस द्रव्यमान के चारों ओर का ये क्षेत्र इसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र कहलाता है। तो सिंपल सी बात है कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश को लाने पर लाए जाने वाले आवेश पर यदि बल लगता है, तो इस मूल आवेश के चारों ओर का ये क्षेत्र इस मूल आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो परिभाषा क्या लिखेंगे कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश को लाने पर अन्य आवेश बल का अनुभव करता है, तो आवेश के चारों ओर का यह क्षेत्र इस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ये होगी विद्युत क्षेत्र की परिभाषा। और विद्युत क्षेत्र को कैपिटल ई द्वारा दर्शाएंगे। अब जो स्थिर आवेश के कारण उत्पन्न हुआ है संरक्षी विद्युत क्षेत्र, ये संरक्षी विद्युत क्षेत्र कितने प्रकार का होता है? तो ये विद्युत क्षेत्र दो प्रकार का होता है। एक होता है समरूप और दूसरा होता है असमरूप। तो समरूप विद्युत क्षेत्र और असमरूप विद्युत क्षेत्र में क्या अंतर है, ये अपन देखते हैं।
तो यदि किसी एरिया में सभी जगह पर विद्युत क्षेत्र का मान भी बराबर हो और उसकी दिशा भी समान हो, क्योंकि ये एक सदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है, इसलिए जब दिशा और परिमाण दोनों समान होंगे तभी उसको समरूप बोलेंगे। जैसे त्वरण की त्वरण नियत है या समान है, तो त्वरण एक सदिश राशि है, तो दिशा और मान दोनों जब समान होंगे तभी उसको नियत बोलेंगे। उसी प्रकार से विद्युत क्षेत्र के लिए भी जब दिशा और मान दोनों अगर समान होंगे किसी जगह पर तो फिर उसको समरूप बोल देंगे। तो जैसे यहाँ विद्युत क्षेत्र है, सभी बिंदुओं पर यहाँ सभी जगह पर अगर विद्युत क्षेत्र का मान व दिशा दोनों समान होगी तो फिर उसको समरूप विद्युत क्षेत्र बोल देंगे। असमरूप विद्युत क्षेत्र, जैसे मान लो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है, अब ये बिंदु, ये, इन सभी बिंदुओं पर, जैसे मान लो इन दो बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का मान तो समान है पर दिशा समान नहीं है, तो इसका मतलब असमरूप विद्युत क्षेत्र। तो समरूप विद्युत क्षेत्र सभी जगह पर विद्युत क्षेत्र का मान और दिशा यदि समान रहती है तो वह समरूप विद्युत क्षेत्र कहलाता है, और यदि दिशा या मान अथवा दोनों अलग अलग रहते हैं तो फिर वह असमरूप विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ते हैं। अब विद्युत क्षेत्र को किसी जगह पर कैसे दर्शाना है, तो किसी भी क्षेत्र को उस क्षेत्र की रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाना है कि वहाँ विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में है, विद्युत क्षेत्र किस दिशा में है, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र किस दिशा में है, तो क्षेत्र को बल रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। अब अपन यहाँ बात करेंगे कि विद्युत क्षेत्र को किस प्रकार से दर्शाते हैं। तो विद्युत क्षेत्र को किसी स्थान पर विद्युत बल रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है। अब विद्युत बल रेखा क्या होती है? विद्युत बल रेखा, तो जैसे मान लो इस जगह पर विद्युत क्षेत्र है, अपने को पता है कि यहाँ विद्युत क्षेत्र है, पर वो किस प्रकार से हैं उसको अगर एक प्रतिरूप में दर्शाना हो, उसको एक चित्र के रूप में दर्शाना हो, तो फिर किस प्रकार से दर्शाएं? तो जब किसी क्षेत्र को प्रतिरूप के रूप में दर्शाते हैं, उसका प्रारूप बना लेते हैं, उसको चित्र के रूप में दर्शाने लगते हैं, तो उनको बोलते हैं अपन बल रेखा। तो विद्युत क्षेत्र की बल रेखा खींचने के लिए या विद्युत बल रेखा होती क्या है? तो जैसे विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र में आप एक ऐसे धनात्मक आवेश को रखो जिसका परिमाण बहुत कम होगा। परिमाण कम होने से क्या होगा कि वह स्वयं का जो विद्युत क्षेत्र बनेगा उससे प्रभावित नहीं हो पाएगा। अगर परिमाण ज़्यादा होगा तो वह खुद अपना क्षेत्र बनाने लग जाएगा। तो एक यहाँ पर परीक्षण आवेश को रखेंगे। परीक्षण आवेश की दो विशेषता होनी चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए और इसका जो मान होता है वो अति अल्प होना चाहिए। अति अल्प होने से ये स्वयं का जो क्षेत्र बनाएगा उससे प्रभावित नहीं हो पाएगा। तो मान लो यहाँ पे एक परीक्षण आवेश को Q0 को रखा, तो यह Q0 जिस पथ पे चलता रहेगा, ये जिस पथ का अनुसरण करेगा उस पथ को आप रेखांकित करते जाओ। जैसे यहाँ विद्युत क्षेत्र है, यहाँ मैंने परीक्षण आवेश को रखा और देखा, इसको गति के लिए स्वतंत्र किया। जैसे इसको गति के लिए स्वतंत्र किया तो ये आवेश ऐसे चलकर यहाँ पहुँचा। तो जब विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को
गति के लिए स्वतंत्र किया जाता है, तो यह परीक्षण आवेश जिस पथ का अनुसरण करता है उस पथ को यदि आप रेखांकित कर देते हो तो ये रेखांकित जो पथ है यही विद्युत बल रेखा कहलाता है। विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश को जब आप गति के लिए स्वतंत्र करते हो तो ये परीक्षण आवेश जिस पथ का अनुसरण कर रहा है उस पथ को यदि आप रेखांकित कर देते हो तो ये रेखांकित पथ ही विद्युत बल रेखा कहलाएगी। तो ये होता है विद्युत बल रेखा। अब इस विद्युत बल रेखा की कुछ विशेषताएं होती हैं कि विद्युत बल रेखाएं सीधी होंगी, टेढ़ी होंगी, या विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, नहीं काटेंगी, विद्युत बल रेखाओं के क्या क्या गुणधर्म होंगे। तो अपन विद्युत बल रेखाओं की अब विशेषताएं देखेंगे। तो ये विद्युत बल रेखाओं की जो विशेषता है ये अपन नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और जो अगला लेक्चर होगा उसमें विशेषताएं वगैरह ये सब पढ़ने के बाद में कुछ नई भौतिक राशि आएंगी, उनका अपन अध्ययन करेंगे। और जो भी प्रॉब्लम हो किसी भी स्टूडेंट के, वो टाइम और टॉपिक के नाम के हिसाब से आप भेज सकते हो। अलग से उसका वीडियो बनाकर आपको या तो सभी बच्चों के लिए उसको भेज दिया जाएगा या पर्टिकुलर आपके लिए उसको भेज दिया जाएगा। पर प्रॉब्लम उसी स्टूडेंट की बताई जाएगी जो अपना नाम लिखेगा कि मेरे ये प्रॉब्लम है। ऐसे नहीं है कि नाम लिखे नहीं मेरे ये प्रॉब्लम है, मेरे ये है, वो है, फलाना है, ऐसे कमेंट कर करके भर के रखो। तो नाम के साथ में जो प्रॉब्लम भेजेगा उसके लिए अलग से वीडियो बनाकर आपको पहुंचा दिया जाएगा। धन्यवाद।